दोस्तों ये रिसर्च रिपोर्ट है ऑन आरबीएल बैंक जो कि कंडक्ट करी गई है बाय एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जिसमें इन्होंने इसका टारगेट प्राइस दिया है ₹136 जो कि करंट मार्केट प्राइस यानी कि ₹180 से अप्रॉक्सीमेटली 25% कम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रिसर्च रिपोर्ट पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती होगी जब मैं आपके सामने पूरी की पूरी पीडीएफ रख देता हूँ और उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसीलिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जिसकी वजह से आपको ये इजी लगेगा समझने में। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ओवरऑल डिपॉजिट थी बैंक की वो डिक्रीज़ हुई 1% और वहीं पे शेयर ऑफ टॉप 20 डिपॉजिटर्स इंक्रीज़ हुआ 0.40% और अब वो है 18.8%। तो इसमें ख़राब बात ये है कि अगर जो टॉप 20 डिपॉजिटर्स हैं अगर वो पूरे बैंक की 18% उनकी डिपॉजिट्स है और उनमें से अगर एक या दो डिपॉजिटर्स अपना पैसा इस बैंक से बाहर निकाल लेते हैं फिर तो इस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और ये बात तो थी फिस्कल ईयर 20 की, और यही बात अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही करें तो डिपॉजिट्स डिप हुई 8.1% जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एचडीएफसी ने कहा है कि ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो इस बैंक की रिलायंस थी अपने टॉप 20 डिपॉजिटर्स पे वो काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसा हो सकता है कि किसी एक डिपॉजिटर ने अपना पैसा बाहर निकाल लिया हो जिस वजह से इसकी डिपॉजिट्स इतनी ज़्यादा कम हो चुकी हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और फिर ये बात करते हैं कि जो टॉप 20 एडवांसेस हैं वो डाउन हुई टू 10.1%। ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब इस बैंक के जो टॉप 20 लोन्स हैं ना, अब वो पूरे बैंक के ओवरऑल लोन्स जो हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। तो अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं वो तो वैसे तो अभी भी काफ़ी बड़ी बात है कि जो सिर्फ टॉप 20 लोग हैं उसके वो 10% लोन इसके बोरो करके बैठे हैं। बट अब क्योंकि ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसीलिए बैंक में एक पॉजिटिव नोट है कि बैंक अपने 20 कस्टमर्स को छोड़ के बाकियों को भी लोन दे रहा है। तो जितने ज़्यादा डिफरेंट लोग होंगे लोन के लिए उतना ज़्यादा बैंक के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर एक कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है और वो टॉप 20 में से हुआ तो इस बैंक के तो एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। और वहीं ये बात करते हैं कि इस बैंक की बोरोइंग ग्री हुई 43% ईयर ऑन ईयर और जो इस वजह से एसेट्स थे वो भी इंक्रीज़ हुए 10%। मतलब अगर मैं आपसे लोन लेता हूँ तो मेरे को आपको कुछ देना भी तो होगा ना। तो ये उन्हीं एसेट्स की बात कर रहे हैं कि अब वो एसेट्स 10% ग्रो हुए और जो लोन से मिले हुए एसेट्स हैं अब वो टोटल 19% ऑफ द एसेट्स हैं इस पूरे के पूरे बैंक के। और फिर बात करी गई है आरबीएल के डीपीडी यानी कि डेज पास्ट ड्यूज़ जो कि 90 डेज़ है रफली। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, मतलब मैंने ईएमआई या कुछ भी क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट करी और मैं उसकी पेमेंट करने में फ़ेल हो गया तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन लेता हूँ उसकी पेमेंट वापस करने में, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 150 से 80 डेज़ से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये एक अच्छी बात है आरबीएल के क्रेडिट कार्ड के लिए कि लोग उनकी पेमेंट जल्दी कर रहे हैं बाकी बैंक्स के एवरेज से। और वहीं 70% ऑफ द कस्टमर्स आर सैलरीड, तो मतलब 70% ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स उनके सैलरीड हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा जीएनपीएस आ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ के जीएनपीएस हैं वो इंक्रीज़ हुए 6.7% और अब वो हो चुके हैं 7.9%। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 6.7% इंक्रीज से ही वो 7.9% टोटल बन चुके हैं। और ये कहते हैं पर्सनल लोन्स के जीएनपीएस रहे 1.2% जो कि एक अच्छी बात है। पर्सनल लोन्स जैसे जो आप और मैं लोन लेंगे रिटेलर्स वो वाले, और जो इस बैंक की प्रोविजनिंग है रिलेटेड टू कोविड-19 वो है 1.14 बिलियन। तो ये बात मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी। तो मैंने इसके साथ के बैंक्स जैसे कि बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरबीएल का कंपैरिजन किया और इनकी कोविड-19 प्रोविजनिंग और बोरोइंग्स का मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया है। तो जहां बंधन बैंक के पास 16,000 करोड़ की बोरोइंग है उन्होंने 700 करोड़ प्रोविजनिंग कर रखी है, जबकि आरबीएल जिसके पास 17,000 करोड़ की बोरोइंग है उसने सिर्फ और सिर्फ 114 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रखी है। प्रोविजनिंग का मतलब कि इन्होंने इतना पैसा साइड कर लिया है कि अगर कोविड-19 की वजह से किसी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो हम 114 करोड़ यूज़ कर लेंगे। और फिर बात करते हैं कि सब स्टैंडर्ड बुक, ये वो बुक होती है जिनमें इन्हें पहले से ही शक है कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड बुक अकाउंटेड फॉर 94.5% ऑफ ओवरऑल जीएनपीएस वर्सेस 56.5% इन FY19। तो ये एक अच्छी बात है कि आरबीएल ने पहले से ही साइड कर लिए थे लोग जो इन्हें लग रहा था डिफ़ॉल्ट करेंगे और उनमें से 95% लोगों ने जीएनपीएस में कंट्रीब्यूशन करा है। तो इन्हें कम से कम पता तो है कि कौन डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जो कि येस बैंक के सिनेरियो में बिल्कुल भी नहीं था। और अब ये बात करते हैं अनसिक्योर्ड लैंडिंग की। तो अनसिक्योर्ड लैंडिंग का मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड से किसी को भी लोन दे रहे हो बिना उसकी बैकग्राउंड चेक्स या किसी और तरीके से।
तो ये आरबीएल ने पार्टनरशिप करी हुई है कंपनी से, जैसे कि फिनप्लेक्स, बायजूस, और इन्हें ये लोन देते हैं कस्टमर्स को यहाँ पर पेमेंट के लिए। और फिर ये बात करते हैं कि इस कंपनी यानी कि आरबीएल की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी काफ़ी वीक है। मतलब ये तो बात समझने में ही आ चुकी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने पैसे एचडीएफसी बैंक में रखोगे, आईसीआईसीआई में रखोगे या आरबीएल में रखोगे, तो आरबीएल तो आपके मन में सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और वहीं एमएसएमई की फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो ये सिक्योर्ड लोन्स मतलब कोलैटरल लेके या चेक्स करके लोन दे रहे हैं 2.5 मिलियन का, जबकि वहाँ अनसिक्योर्ड लोन्स हैं ₹1 मिलियन के। तो अगर आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल रहा है मतलब बिना कोलैटरल या कुछ भी चेक्स के, तो आप अनसिक्योर्ड लेना क्यों नहीं प्रेफर करोगे। और इसी बात को एचडीएफसी ने कहा है कि ये काफ़ी रिस्की चीज़ है, और इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट की हाईलाइट में भी यही कहा था कि इस कंपनी में मतलब आरबीएल में स्ट्रेस आ सकता है फ्रॉम अनसिक्योर्ड लोन एक्सपोजर्स एंड अ वीक डिपॉजिट फ्रेंचाइजी। तो अब मैं आपको ये रिसर्च रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जिसमें मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा और आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर पॉज करके वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।